हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कृष्ण जन्मोत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। एंडलेस का पार्ट 2 शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग को अब विजन्स आने लगे थे। इन सभी विजन्स और सपनों की वजह से इयान की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके बाबा को चिंता होने लगी। एक दिन जब वह उसे दवा खिला रहे थे तो उन्होंने उससे कहा कि बेटा, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। आखिर कौन सी बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तब यान कहता है कि बाबा, कुछ समय से मुझे कुछ अजीब से विजन दिखने लगे हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को ही देख रहा हूँ और एक दूसरी ज़िंदगी जी रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत कुछ पीछे छोड़ आया हूँ जो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, और ऐसा जो मुझे कंप्लीट करता है, जिसके बिना मैं अपने आप को अधूरा और अकेला महसूस करता हूँ। बाबा, मुझे नहीं पता मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और ये कहकर यान जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाबा उसके हालत देखकर समझ जाते हैं कि अब उसे सच बताने का समय आ गया है। तब वे कहते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम मुझे इस जंगल में बहुत बुरी हालत में मिले थे। तुम बुरी तरह से घायल थे और नकारात्मक ऊर्जा ने तुम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तुम अपने होशो आवास में नहीं थे और तुम्हें कुछ भी याद नहीं था कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब मैं तुम्हें अपने गांव ले आया और तुम्हारा इलाज किया। तुम्हारे अंदर से सारी नकारात्मक ऊर्जा निकालने में मुझे बहुत समय लगा। तब तुम ठीक हुए, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। तब मैंने तुम्हें अपने बेटे का नाम दिया जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं भी नहीं जानता था कि तुम कौन हो। बस उस समय तुम्हारे पास एक बांसुरी थी जो नकारात्मक ऊर्जा से बनी थी, इसलिए मैंने उसे सुरक्षित तुमसे दूर रख दिया। वे उसे उसकी बांसुरी दिखाते हुए कहते हैं। इयान को वो बांसुरी देखते ही सनशॉट कैंपेन की कुछ धुंधली छवियां दिखने लगती है। अचानक वह अपने सिर को जोर से पकड़ लेता है। उसके बाबा उसे आराम करने की कहते हैं और दवा देकर उसे सुला देते हैं। कुछ दिनों बाद जब इयान ठीक हो जाता है तो वह अपने बाबा से कहता है कि बाबा, मैं अपने आप को ढूंढना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार कहाँ है, बाहरी दुनिया में क्या कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। इयान की ये बातें सुनकर हुएन सो कई उदास हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ करना बेटा, अपने बेटे के मुंह में मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं लालची हो गया था, दोबारा अपने बेटे को नहीं खोना चाहता था। इतना कहते ही उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर इयान उन्हें गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं बाबा, आपने ही तो इतने समय तक मेरा ध्यान रखा। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मैं जिंदा भी होता या नहीं। तब हुआन सो कई कहते हैं कि तुम्हें बस गांव से बाहर जाकर अपने बारे में पता करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम जाओ और अपने अतीत के बारे में पता करो, और जब भी तुम्हें ज़रूरत हो इस गांव में आ सकते हो। ये कहकर युआन सो कई यान को कुछ तालिस्मान, उसकी बांसुरी और थोड़ा सा खाना देकर उसे विदा कर देते हैं। विहिंग गांव से निकलकर म्या म्या के पास जाता है और उससे अपने बारे में पूछता है। तब म्या म्या उसे पूरी बात बताती है और कहती है, हैंगवान चुन आपको अभी भी ढूंढ रहे हैं। इसके बाद विंग गुसू की तरफ रवाना हो जाता है। जब वह केई टाउन पहुंचता है तो जानी पहचानी जगहों को देखकर उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं और उसका सर दर्द करने लगता है। तब वह एक इन में जाकर बैठता है और अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद इनका एक सेवक उसके लिए खाना लेकर आ जाता है। वह खाना रखकर पूछता है कि सर, आप कुछ पीने के लिए भी लेना चाहेंगे। वेइंग उसे मना कर देता है, लेकिन सेवक कहता है कि हमारे यहाँ एम्प्रेस स्माइल बहुत अच्छी है, आप एक बार उसे पी के तो देखिए। एम्प्रेस स्माइल का नाम सुनकर वेइंग को फिर से हल्के हल्के विजन्स आने लगते हैं। तब वे इन सेवक को 2 जार लाने की कहता है। इन सेवक जल्दी से जाकर एम्प्रेस स्माइल्स के 2 जार लाकर विंग को दे देता है। विंग उसे जैसे ही टेस्ट करता है, उसके सामने लेंझा के साथ उसके शराब पीने की कुछ धुंधली सी छवियां आने लगती है। विंग दोनों जार खत्म करने के बाद केप टाउन से निकल क्लाउड रिसेसेस की तरफ जाने लगता है। जब वह वहां पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था और द्वार पे कोई भी गार्ड नहीं था। जब विंग अंदर जाने की कोशिश करता है तो एक अदृश्य दीवार से वह टकरा जाता है।
विंग एक मंत्र से उस दीवार के अंदर आ जाता है और एक दीवार पर चढ़ जाता है। जब विंग चारों तरफ देखता है तो उसे सब जाना पहचाना फेमिलियर सा फील होता है। अचानक उसके सामने बहुत सारी सी धुंधली छवियां उसके सिर के चारों तरफ घूमने लगती है और उसे कुछ आवाजें भी आने लगती है। मास्टर बी, भाई बी, विभूषण। इन सब की वजह से विंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह गिरने ही वाला होता है कि एक हाथ उसे पकड़ लेता है। जब वह उसकी तरफ देखता है तो उसे वह बहुत जाना पहचाना सा लगता है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अचानक उसकी आंखों पे अंधेरा छा जाता है और वह बेहोश हो जाता है। लेंजा उसे अपनी गोद में उठाकर हीलर्स डैम में ले जाता है। वहाँ के सभी हीलर्स हैंगमांगजून की गोद में किसी व्यक्ति को देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहते और विंग को चेक करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वह हैंगमांगजून से कहते हैं कि ये बस बेहोश हो गए हैं और इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा और पूरी बात हमें इनके होश में आने के बाद ही पता चलेगी। अगली सुबह जब इयान को होश आता है तो वह देखता है कि एक सफ़ेद पोशाक में एक व्यक्ति उसके पास खड़ा है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे अपने सपनों में दिखाई देता था। वह अपनी आंखें मलते हुए उठने की कोशिश करता है। तब लेंजा उसे सहारा देकर बिठा देता है। लेंजा पूछता है, विंग, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? विंग नाम सुनकर इयान चौंक जाता है क्योंकि यही नाम वह अपने सपनों में भी सुनता था और ये आवाज़ उसे बहुत फेमिलियर लग रही थी। फ्रेंड्स, अब मैं इयान को विंग ही बोलूँगी। विंग इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि लेंजा फिर कहता है, क्या तुम्हें अभी भी कोई तकलीफ हो रही है? फिर से फेमिलियर आवाज़ सुनकर विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या ये क्लाउड रिसेसेज है और आप कौन हैं? विंग की ये बात सुनकर लेंजा चौंक जाता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि विंग को क्या हुआ है, क्या वो मजाक कर रहा है या फिर। तभी अचानक युआन वहाँ लैंसिचन के साथ आ जाता है। वह लेंजा के पैरों पर लिपट कर बोलता है, एदाई एदाई, आप कल कहाँ थे? युआन ने आपको बहुत मिस किया। लेंजा युआन को गोद में उठा लेता है और कहता है, युआन, एदाई किसी का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर थे। युआन मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तो युआन का ध्यान कौन रखेगा? लेंजा विंग की तरफ देखता है और फिर युआन से कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैं किसका ध्यान रख रहा था? युआन चहकते हुए कहता है, हाँ। तब लेंजा युआन को विंग के पास बेड पर बिठा देता है। विंग को देखकर युआन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, बाबा। युआन के मुंह से बाबा शब्द सुनकर विंग चौंक जाता है और लेंजा और लेंथिचन को कंफ्यूज नजरों से देखने लगता है। विंग के हैरान चेहरे को देखकर लेंथिचन वांगजी से कहते हैं कि वांगजी, तुम युआन को लेकर जाओ और नाश्ता कर लो। मैंने जिप्सी में आप दोनों के लिए नाश्ता भिजवा दिया है और आपकी क्लासेस का भी टाइम हो गया है। वांगजी अपने भाई को मना करना चाहता था, लेकिन जब सिचेन ने उसे अपनी आंखों से आश्वासन दिया तो लेंजा नोट करके युआन के साथ वहां से चला जाता है। दरअसल जब पिछली रात को विंग को हीलर्स के पास लाया गया था, तब लेंथिचन भी देखने आए थे। वह कौन है जो घायल है, लेकिन विंग को देखकर वे हैरान रह जाते हैं। तब वह हीलर से उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। तब हीलर उन्हें बताता है, शायद इन्हें नकारात्मक ऊर्जा से बचाया गया है और अब ये पॉजिटिव एनर्जी से भी कनेक्ट है, लेकिन शायद ये अपनी पिछली ज़िंदगी भूल गए हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और हाँ, इनकी नकारात्मक ऊर्जा को भी लॉक कर दिया गया है। सिचेन ये सुनकर कुछ सोचने लगते हैं और हीलर से कहते हैं कि आप इसके बारे में वांगजी को कुछ ना बताइए। हीलर नोट करके चला जाता है। यहीं पे फ्लैशबैक एंड हो जाता है। वर्तमान में लेंसिचन पूछते हैं, मास्टर वी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विंग आंसर करता है, मैं ठीक हूँ और मेरा नाम इयान कई है। मैं शिलिंग गांव में रहता हूँ। सिचेन मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है मास्टर वी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ कैसे और क्यों आए हैं? विंग झिझकते हुए उन्हें सारी कहानी सुनाता है। लेंसिचन थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आपको अपना अतीत जानना है तो आपको यहाँ रहना होगा, जिससे आप उन यादों को दोहरा सके और उन जगहों पर भी जाना होगा जिससे आपकी यादें जुड़ी हैं। विंग को सोचकर हाँ में सिर हिलाता है। तब सिचेन विंग को एक कोमल सी मुस्कान देते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए कक्ष तैयार करवाता हूँ और वांगजी से कहता हूँ कि आपकी ज़रूरतों का ध्यान रखें।
तब विंग पूछता है, क्या ये आपके भाई हैं और ये हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हैं? टीचर मुस्कुराकर नोट करता है और प्रिंसिपल को बोलकर विंग के लिए नाश्ता मंगवाता है। आप नाश्ता कीजिए, मैं चलता हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वांग जी से बोलना। विंग नाश्ता करके आराम करने लगता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता तो वह उठकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। थोड़ा आगे चलने के बाद वह देखता है कि वही सफ़ेद पोशाक वाला व्यक्ति जो उसके विजन में आता है कहीं जा रहा है। तो वह जोर से उसे आवाज़ देता है, लैन वांग जी, और दौड़कर उसके पास चला जाता है। विंग के मुंह से अपने लिए ये नाम सुनकर लेंचा थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन अपने आप को काम करते हुए वह कहता है, क्लाउड रिसेस में भागना और चिल्लाना नियमों के विरुद्ध है। तब विंग पाउटी फेस बनाकर कहता है, वांग जी, मैं तो कल ही यहाँ आया हूँ, मुझे ये सब कैसे पता होगा? और क्या आप अपने अतिथि से ऐसे व्यवहार करते हैं? वांग जी डिसबिलीव लुक में विंग को देखता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि युआन वहाँ आकर कहता है, ए दाई, बाबा आपको वांग जी क्यों बुला रहे हैं? युआन की बात सुनकर विंग हैरान हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी लेंजा कहता है, युआन, कक्षा का समय हो गया है, चलो, वरना शीफू नाराज हो जाएंगे। युआन हंसते हुए कहता है, शीफू मुझे कुछ नहीं कहेंगे, वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद लेंजा और युआन क्लास की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते वांग जी विंग से कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, हम लंच के समय मिलेंगे, कहीं बाहर मत जाना। विंग नोट करता है तथा क्लाउड रिसेस में इधर उधर घूमने लगता है। वह एक बगीचे में जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने बार बार लेंजा का चेहरा आ रहा था। वह मन ही मन सोचता है कि ये कौन है, क्या रिश्ता है मेरा इससे, क्यों मुझे इसका चेहरा बार बार दिखाई देता है, क्यों जब ये मेरे पास आता है तो मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं, क्या क्या है ऐसा जो मुझे इसके साथ रहने पर मजबूर करता है? ऐसा लगता है कि हमेशा मैं इसी के साथ रहूं। ये जो एहसास है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये सब सोचते सोचते विंग का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। लंच के समय एक प्रिंसिपल हीलर रूम में जाता है और विंग से कहता है कि हैंगवांग जुन ने आपको जिंगशी में बुलाया है। विंग मन ही मन कहता है, ये हैंगवांग जुन कौन है और ये जिंगशी? फिर वह उठकर प्रिंसिपल के साथ चला जाता है। प्रिंसिपल उसे जिंगशी के बाहर ही छोड़कर चला जाता है। विंग थोड़ी देर वहाँ ऐसे ही खड़ा रहता है, तब अंदर से आवाज़ आती है कि अंदर आ जाओ। विंग अंदर चला जाता है। वह देखता है कि अंदर से वह बहुत खूबसूरत जगह थी। सब कुछ वाइट था और टेबल पर तरह तरह की खाने की डिशेस सजी हुई थी। खाना देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और पास जाकर डिशेस को देखने लगता है। तभी वांग जी युआन के साथ किचन से निकलता है और कहता है, चलो बैठ जाओ, लंच का समय हो गया है। विंग चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी उसकी प्लेट में उसकी मनपसंद डिशेस परोसता है और उसे खाने को बोलता है। फिर वांग जी युआन को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। विंग ने अभी भी खाना स्टार्ट नहीं किया था। ये देखकर युआन कहता है कि क्या आपको अभी भी दर्द हो रहा है? तो युआन आपको खाना खिलाता है और युआन एक चम्मच से उसे सूप पिलाने लगता है। विंग मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फिराता है और कहता है, युआन, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। विंग ये कहते हुए लेंजा की तरफ देख रहा था। लेंजा ये सुनकर कुछ नहीं कहता। तब युआन कहता है, ये मेरे बाबा नहीं हैं, ये मेरे एदाई हैं। मेरे बाबा तो। इससे पहले कि युआन कुछ और कहता, लेंजा उसे चुप कराते हुए कहता है, युआन, क्या तुम भूल गए कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए? युआन तुरंत अपने होठों को पाउट कर लेता है। ये देखकर विंग को अपनापन सा फील होता है और वह स्माइल करने लगता है। खाना खाने के बाद युआन विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी ड्राइंग दिखाने के लिए ले जाता है। युआन की ड्राइंग देखकर विंग कहता है कि अरे वाह, युआन ने तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाई है। फिर वह एक ड्राइंग पर हाथ रखते हुए पूछता है, ये कौन है? तब युआन खुशी से कहता है, ए दाई। फिर विंग दूसरे चित्र पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर ये युआन है ना? युआन हाँ में सिर हिलाता है। फिर विंग तीसरे चित्र पर हाथ रखते हुए कहता है, और ये? युआन उदास होते हुए कहता है, बाबा। विंग समझ नहीं पा रहा था कि युआन लेंजा को एदाई क्यों बोल रहा है, क्योंकि एदाई तो माँ को कहा जाता है और लेंजा तो उसका बाबा होना चाहिए। और युआन की माँ कौन और कहाँ है, और ये बाबा किसे कहता है? विंग इन्हीं सब सवालों में खोया हुआ था कि अचानक उसे अपना एक
पोर्ट्रेट सामने दीवार पर टंगा हुआ दिखाई देता है, जिसमें उसने व्हाइट कलर की रोब पहन रखी थी और उसके हाथ में एक खरगोश था। अचानक विंग के सिर में दर्द होने लगता है। विंग को अपना सिर पकड़ते हुए कराते देख युआन चिल्लाता है, बाबा बाबा, क्या हुआ आपको? युआन की आवाज़ सुनकर लेंजा तुरंत अंदर जाता है और देखता है कि विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर रखी है और वह पसीने से तरबतर हो गया है। लेंजा तुरंत उसे गोद में उठाता है और अपने रूम में बेड पर लिटा देता है। वह उसके पसीनों को पोंछता है और बाहर खड़े दिथिपल को लेंथिचेन और हीलो को बुलाने के लिए कहता है। वह विंग के हाथों को सहलाने लगता है। फिर वह उसे काम करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। लेंथिचेन हीलर को लेकर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। अपने भाई के दर्द भरे चेहरे को देखकर सिचिन दुखी हो जाते हैं और कहते हैं, वांग जी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लेंथिचेन ने लेन वांग जी को विंग के बारे में सब कुछ बता दिया है और ये भी कि जबरदस्ती कुछ भी उन्हें याद नहीं दिलाया जाए, नहीं तो उनकी सेहत पर असर हो सकता है। वांग जी वर्तमान में चुपचाप खड़े होकर विंग को ही देखे जा रहा था। लेंथिचेन उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे आश्वासन देते हैं। हीलर विंग को चेक करने के बाद कहते हैं कि इनके दिमाग पर किसी बात को लेकर तनाव बढ़ गया था, इसलिए ये बेहोश हो गए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मेडिसिन के प्रभाव से कुछ समय पश्चात ये ठीक हो जाएंगे। ये कहकर हीलर वहाँ से चला जाता है। तब लेंथिचेन वांग जी से पूछते हैं कि क्या हुआ था। तब वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता। युआन उसे अपनी ड्राइंग दिखा रहा था, तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और वह दर्द के मारे तड़प रहा था। लेंथिचेन एक कोने में डरे से में खड़े युआन को देखकर उसे अपने पास इशारे से बुलाते हैं। युआन उनके पास आ जाता है और कहता है, बाबा ठीक तो है ना? तिचेन उसे अपनी गोद में लेते हुए कहते हैं कि बाबा बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें थोड़ा आराम करने दो। अब मुझे बताओ कि क्या हुआ था। तब युआन पूरी बात उन दोनों को बताता है और कहता है कि फिर वे अपने पोर्ट्रे की तरफ देखने लगे और अचानक अपना सिर पकड़ लिया। ये सुनकर दोनों भाइयों को समझ आ गया कि हुआ क्या था। लेंजा के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर सिचेन कहते हैं, वांग जी डोंट वरी, वांग जी इसमें थोड़ा समय लगेगा और मास्टर भी को थोड़ी तकलीफ भी होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। जो यादें उनके दिमाग में बहुत गहरी लुप्त हो गई है, उन्हें उभरने में समय भी लगेगा और उन्हें दर्द से भी गुजरना होगा, लेकिन वे ठीक हो जाएंगे और जल्दी ही उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम धीरे धीरे उन्हें उन जगहों पर लेकर जाओ जहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई है। मैं अंकल से बात करके कुछ दिनों के लिए तुम्हारे दायित्वों को संभाल लूँगा। वांग जी नोट करता है। लेंथिचेन वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी विंग के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी आंखें नम हो जाती है। युआन वांग जी के पास जाता है और कहता है, ए दाई, आप चिंता मत करो, बाबा ठीक हो जाएंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वांग जी अपने मासूम बच्चे की तरफ देखता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, युआन के बाबा हमेशा अब हमारे साथ रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी, सारंगे।